निकाल लिया बेटा डीपीपी सभी ने? फर्स्ट से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम? डीपीपी नंबर जो सेकंड था आपका उसमें रॉयल स्लो पर प्रॉब्लम थी, फर्स्ट से लेकर के 3 तक किसी का प्रॉब्लम? नो बेटा? सर फर्स्ट डीपीपी का 5th क्वेश्चन बता दो। यस सर। फर्स्ट से 5th अभी चलते बेटा, फर्स्ट से 3 तक तो नहीं है किसी का? 3 तक नहीं है, देन मैं चल रहा हूं आगे 4 से 6 तक। तो 4 से 6 तक 5 नंबर पूछ रहे हैं एक आप। देखो 5 नंबर आपका कह रहा है डीपीपी नंबर सेकंड का 5th प्रॉब्लम। तो कह रहा है आपको कि लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। देखो सपोज हमारे पास 2 लिक्विड हैं, लिक्विड एक हमारे पास है। सर डीपीपी फर्स्ट का। डीपीपी फर्स्ट तो पिछली बार किया था ना डिस्कस। डीपीपी फर्स्ट का तो पिछले लास्ट टाइम किया था ना। आज सेकंड का टर्न है। नो सर, टर्न वाइज चलेंगे ना, ऐसे रैंडमली नहीं। पहले डीपीपी सेकंड, फर्स्ट पूछना है तो अलग से। अभी डीपीपी जो लास्ट टाइम दिया था उसका सेकंड, फर्स्ट किया था ना डिस्कस मैंने लास्ट टाइम। नहीं सर, हमने अभी डीपीपी सेकंड, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिर लास्ट में बताऊंगा मैं आपको वो डीपीपी फर्स्ट। अभी जो रूटीन का वर्क है वो करेंगे, जो पेंडिंग रह जाते हैं ना वर्क, एक सिस्टम होता है ना कोई काम करने का, फिर आप एक्स्ट्रा पूछो लास्ट में। अभी डीपीपी सेकंड में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डीपीपी सेकंड में 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। डीपीपी सेकंड में 1 से लेके 3 तक सेकंड नहीं है किसी का, सेकंड में प्रॉब्लम नहीं है किसी का 1 से 3। देन 4 से 6 तक, 4 to 6 बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डीपीपी एंड डाउट। डाउट जो होता है वो किसी का भी होता है, वो क्लास में नहीं, वो क्लास एंड होने के बाद या अलग से पूछा जाता है। डीपीपी का मीन है जो रूटीन वर्क है आपको उसी के अंदर पूछना है। तो सभी लोग जैसे डीपीपी में जब बोलूंगा तो उसमें डीपीपी जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें वो वाले डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में किसी का बैक का काम है या पीछे वाला किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो अपना पूछ सकता है, क्योंकि वो उसका रूटीन से अलग वर्क हुआ। मैं अभी डीपीपी 2 डिस्कस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो रूटीन वर्क होगा डीपीपी 3, फिर जो टॉपिक चलेगा वो हमारा चलेगा। और उसमें अगर किसी का हो जाए तो कुछ क्वेश्चन बच जाए तो लास्ट में पूछेंगे अपने पिछले वाले। तो डीपीपी आप जब पैरेलल रहोगे तभी आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आज आपको डीपीपी 2 कंप्लीट करके आना चाहिए था। तो डीपीपी 2 में 1 से लेके 3 प्रॉब्लम, जैसे आज नहीं करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज आज आपने प्रॉब्लम नहीं किए, अब फिर सेकंड वाले रह जाएंगे, नेक्स्ट बोलूंगा थर्ड, फिर आप फर्स्ट या सेकंड करके आएंगे तो थर्ड वाले रह जाएंगे, फिर ऐसे नहीं होगा काम कंप्लीट, होता नहीं है ऐसे। तो डीपीपी नंबर 2 में 1 से लेके 3 तक, सर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपने। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? देखो डीपीपी 2 का टू नंबर प्रॉब्लम कह रहा है एट 90 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर, एक आपको दे रखा है टोलिन, एक आपको टोलिन दे रखा है, टोलिन में 400 mm प्रेशर इसका दे रखा है। टोलिन 400 mm, और दूसरा दे रखा है आपको एक केमिकल और जाइलिन, कहता है ये लिक्विड दे रखा है आपको जाइलिन,
जाइलिन का प्रेशर दे रखा है 150 mm। अब वो कहता है द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर व्हेन इट बॉयल एट 90 डिग्री एंड व्हेन द प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 0.5 atm। 0.5 atm टोटल प्रेशर हमें दे दिया उस टाइम पे जब बॉयल हो रहा है 0.5 atm। देखो अब क्वेश्चन अटका कहाँ है आपका कि ये दोनों तो mm में प्रेशर दे रखे हैं, टोलिन का प्रेशर, तो ये आपका हो गया टोलिन सपोज A ले लेते हैं तो ये P नोट A हो गया, ये आपके पास P नोट B हो गया, ये आपके पास टोटल प्रेशर हो गया। अब हमारे पास फार्मूला जो है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, PT इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब हमें कंपोजिशन जिस एक का निकालना था, कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर दोनों का निकालना, दोनों नहीं चाहिए, ये mm है, ये mm है, ये atm है, और 1 atm को भी mm में कन्वर्ट करो। 0.5 atm मतलब आधा atm, और 1 atm 760 होता है, तो यहाँ लिखोगे आप 1.5 इंटू 760 इज इक्वल टू P नॉट A की वैल्यू रख दोगे 400, XA सपोज आपको निकालना है, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकल आएगा, प्लस P नॉट भी दे रखा है 150। अब सारे ये प्रेशर mm में हो गए, XB की जगह बेटा लिखोगे 1 माइनस XA। अब इसे आप शॉर्ट आउट कर लोगे, 0.5 760 का हाफ लेना है आपको, तो कितना हो गया 380 और इज इक्वल टू 400 XA, और इधर क्या आ जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा बेटा देखो प्लस माइनस 150 XA। पहले XA निकाल लेते हैं फिर हम दूसरे वाला सोल्व कर लेंगे, तो 380 इज इक्वल टू 4, और ये 150 इधर चला जाएगा, और ये 400 में से ये चला गया, ये 250 XA। कर लोगे आगे बेटा, 150 इसमें से माइनस कर देना, 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू XA। ए का कंपोजिशन आ जाएगा तो XA अप्रोक्सीमेट 90 से भी आसपास चला जाएगा, 90 के आसपास आपका रह जाएगा ये 90%, और 0.9 के आसपास चला जाएगा। तो ऐसा आंसर देख लो, X जो हो गया वो 0.92 आ जाएगा। XB निकालना है कंपोजिशन, तो 1 में से माइनस कर देना, ये XA आ जाएगा, एंड XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.92। फ्रैक्शन पूछे तो पॉइंट में देना है, परसेंटेज इंटू 100 कर देना। क्लियर? तो इसमें एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, ये वाला फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फार्मूला, और फार्मूले में जो प्रेशर है वो सारों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो ऊपर वाले एटीएम में थे तो हमने ये भी एटीएम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट बेटा 1 2 तक हो गया, 2 से लेके 3 से 5 तक किसी का प्रॉब्लम? 3 to 5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको लिक्विड ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। थर्ड वाला प्रॉब्लम आपको कह रहा है, थर्ड कहता है 2 लिक्विड दे रखे हैं, एक पी नोट ए दे रखा है आपको, एक पी नोट बी दे रखा है। पी नोट ए जो दे रखा है वो 100 mm है, मतलब कोई प्योर लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर है 100 mm, और बी दे रखा है पी नोट बी, उसका वेपर प्रेशर है 150 mm। अब कहता है डिस्टिलेट ऑफ वेपर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 and 3 मोल। थोड़ा टफ है प्रॉब्लम, समझना होगा आपको। सपोज आपने एक सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर ए और बी के कुछ लिक्विड लिए, ए के आपने लिए वो कहता है 2 मोल, और आपने बी ले लिया यहाँ पर, बी के कहता है आपने ले लिया 3 मोल। अब आपने जैसे इन दोनों का लिक्विड रखा तो लिक्विड वेपर बनाएगा। तो सपोज ने फर्स्ट वेपर बनाया, आपका फर्स्ट वेपर बनाया, अब वो उसकी लैंग्वेज को समझना है। तो लैंग्वेज क्या कह रहा है वो देखो, कहता उसका डिस्टिलेट इकट्ठा किया गया। तो डिस्टिलेट मतलब जैसे ये वेपर बनी, इससे वेपर बनी दोनों की ए और बी की, उस वेपर को हमने वापस ठंडा कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। ये डिस्टिलेट वापस आ गया, मतलब डिस्टिल करना। डिस्टिल कैसे करना होता है, किसी चीज को बॉयल करके वेपर बनाना, वेपर को ठंडा करना। तो ऊपर वाली वेपर आपकी यहाँ आ गई, तो ये आपका डिस्टिल आ गया। अब कहता है जो डिस्टिल आया है
have total distillate or vapor of solution containing 2 and 3 mole, we will have total pressure. इसका अब ये जैसे ही इसके कुछ मोल आएंगे, अब हमें नहीं पता वो कितने आए डिस्टिलेट के, तो ये वापस क्या बनाएंगे, यहाँ पर वेपर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है ये बनाना है आपको, ये था आपका डिस्टिलेट और वेपर। तो आप सबसे पहले तो ये निकालो कि यहाँ पर YA और YB कितना आया, वो YB यहाँ आएगा, फिर उससे जो टोटल प्रेशर बनेगा वो हमको निकालना है। ये फार्मूला लगाना है PT PA प्लस PB। तो पहले सबसे पहला काम होगा हमारे YA YB निकालना, मतलब जो इसकी वेपर बनी थी उस वेपर को आपने ठंडा किया, उस वेपर को आपने ठंडा करके फिर जो लिक्विड बनाया तो उसका हमें प्रेशर निकालना है। तो यहां आते हैं अपने, तो यहां चल लो आप, नीचे चलते हैं अपने इसके, यहां सोल्व करते हैं पहले YA YB। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था YA YB का, डिस्टिल का फार्मूला YA अपॉन YB, डाल्टन लगाया था हमने, मतलब वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन A और B का फार्मूला पढ़ा था PA अपॉन PB या P नॉट A XA अपॉन P नॉट B XB। तो जितना आप न्यूमेरिकल करते जाओगे उतनी आपकी थ्योरी भी क्लियर होती चली जाएगी। P नॉट A P नॉट B गिवन है आपको, ये देखो ऊपर, और P नॉट A P नॉट B गिवन है, और X A XB जो स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन लिया वो यूज करना है आपने वो यूज करना है। तो इसको क्या करोगे, P नॉट A था आपका 100, P नॉट B आपका 150, XA, ये देखो XA कितने मोल डाले थे स्टार्टिंग में, A के 2 मोल, टोटल 5 मोल, तो 2/5, नीचे B के 3/5, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 100, 53 150। तो यहां पर आपका आ गया YA अपॉन YB इज इक्वल टू आ गया 5 से 5 भी कैंसिल, 4/9। अब ये YA YB आ गया यहाँ पर, अब यहाँ आके ये लिक्विड बन गया, तो इस यहाँ YA YB, तो अब यहाँ का ये सपोज XA डैश और XB डैश बन गया। यहाँ आने के बाद यही फ्रैक्शन है, यही वाला सारा मटेरियल यहाँ आ गया, तो ये वाली वैल्यू अब लिक्विड में आ गई। अब वापस फार्मूला लगाएंगे, तो लास्ट के लिए टोटल के लिए फार्मूला लगाते हैं अब हम, तो वापस इसको यहां ले आओ, तो YA YB आ गया, इसी को हम क्या ले लेंगे, XA डैश अपॉन XB डैश। तो PT इज इक्वल टू, ये प्रेशर निकालना, P नॉट A वापिस, अब फार्मूला हो जाएगा XA डैश प्लस, क्योंकि अब तो हम यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां से सोल्व कर रहे हैं, फिर बन जाएगा हमारे पास P नॉट B XB डैश। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, P नॉट A वो तो फिक्स रहेगा, पहले वाला ही है 100, XA डैश अभी जो बनाया आपने, XA कितना आया 4, XA देखो नंबर ऑफ मोल इसके 4, टोटल 4 और 9 13, तो यहाँ रख देंगे 4/13। समझ आया कैसे आया 4, XA तो ऊपर वाला A और नीचे टोटल लेना होता है दोनों का, 4/9 प्लस 9 होता है 13, प्लस P नॉट B आपको गिवन है 150, फिर 150 इंटू XB कितना मोल है, ये रहा, ये नीचे वाला B है, तो 9, फिर वापस 13, सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 135 के आसपास आएगा। तो पूरे राउल्ट लॉ को या एक लिक्विड को समझने का एक बेटर एग्जांपल है कि पहले ये लिक्विड लिया, इसको बॉईल किया, उसकी जो कुछ ऊपर वेपर गई उसको वापस ठंडा किया, अब इसकी वेपर बनाई, इसका प्रेशर हमें निकालना है। तो यहाँ का वेपर का कंपोजिशन निकाल लिया, वो वेपर इसके लिए लिक्विड बन गया, कंडेंसेट के लिए, डिस्टिल के लिए। अब इस वेपर के लिए PT निकाल लिया, तो पहले यहाँ का ऊपर वाले का डाल्टन लगा के YA YB, बाद में दोबारा प्रेशर राउल्ट वाला लगा दिया। सर इसे सॉल्व करने पर आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ। आंसर मैच करेगा, आपका कैलकुलेशन गलत होगा। सर आप एक बार बता दीजिए। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 413
ये 100 इंटू 4, ये मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा, तो फिर क्लास में कितना है होगा बेटा, ये 1350 डिवाइडेड बाई 13, इसको सोल्व करो आप, 400 और 13 1750, इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 1750 को 13 से जरा डिवाइड करना, ये 13 पे कितना चला जाएगा, 1/13, ये 13 आ गया, यहाँ से 7 3 4, ये आ गया 5, ये 13 3 जा 39, ये आ गया 39, 14 में से 9 भेज दो, कितना बचेगा 6, अब ये आ गया आपके पास, इधर 0 रह गया, तो 13 5 जा अप्रोक्सीमेट 65 के आसपास होता है, 135 पर। तो डिवाइड किया करो बेटा, कैलकुलेशन जितना करोगे उतना क्लियर होगा, ऐसे घबराया मत करो। सर ये आपने 150 के बाद क्या लिख रखा है फॉर्मूले में? 150 के बाद लिख रखा है 9/13। अच्छा ओके सर। कैलकुलेशन जितना ज्यादा बनाओगे उतना क्लियर होगा, थ्योरी नहीं, थ्योरी तो पढ़ लिया याद कर लिया ओके, लेकिन कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेशन करोगे माइंड चलेगा, देखते ही आंसर पता लगने लग जाएंगे, भाई ये कैलकुलेशन है तो इतना आ जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट, चलो आगे काम भी बढ़ाना है अपने को। 3 तक हो गया आपका। नेक्स्ट तो सेकंड डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बीपी का सेकंड क्वेश्चन। तो ये कौन सा था बेटा जो अभी किया पहले वाला? सर वो थर्ड डीपीपी का था। फर्स्ट सर ये आप थर्ड डीपीपी करवा रहे हो? हाँ, जो भी लास्ट वाली क्लास वाला था वही डीपीपी है मेरे पास। ये सेकंड या थर्ड जो वाला है वही है, ये थर्ड है ये डीपीपी। यस सर। हाँ तो ये थर्ड होगा बेटा। वेपर प्रेशर, उससे पहले वाले 2 शायद वो होंगे क्योंकि वो बेसिक करवाए थे, मोर कंसंट्रेशन निकालने वाली होंगी डीपीपी। हाँ ये थर्ड है तो थर्ड कंसीडर कर लो, जो इस बार होना था, आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना था। नेक्स्ट इसका सर इसमें जो फिफ्थ वाला थर्ड डीपीपी का फिफ्थ प्रॉब्लम। सर Yes, फोर्थ sir. भी। ठीक है, ये कर लिया नोट, आगे बढ़ जाओ बेटा। ये मैं यहाँ देखो, इसका जो आपका फिफ्थ प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि आपका लिक्विड ए बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन वाला। यस सर। तो इसमें देखो ये भी कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को क्लियर करता है, आपके टॉपिक को और क्लियर करता है। ये आपका जिस हिसाब से मेरे पास सामने दिख रहा है प्रॉब्लम, कहता है 2 लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। अब इसमें क्या कर दिया, इस दोनों लिक्विड को आपने ए और बी को यहाँ डाल दिया, दोनों लिक्विड को ए भी डाला और बी भी डाला। इसमें से आपने बोल दिया कि ए के जो फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो ए का एक्स ए और बी का एक्स बी, तो ए के मोल के भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो जो बाहर जाएगा वो पार्ट कम जाएगा। सपोज एक्स ए का पार्ट बाहर चला गया, वो हो गया, उसने कह रहा है एक्स ए डैश ले लो या काई ए डैश ले लो, जो भी कह रहा है, और आप जो बी कह रहे हो, बी जो बाहर जाएगा वो सपोज एक्स बी डैश जाएगा। अब पॉइंट ये है कि इसके मोलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके मोलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये ज्यादा यहाँ रहेगा और ये वाला ज्यादा बाहर जाएगा, और इन दोनों का सम देखो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लिक्विड की बात करें, ये वाला पार्ट लिक्विड है हमारा, लिक्विड की बात करेंगे तो एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी आएगा, और बाहर की बात करेंगे जो ज्यादा वोलेटाइल है, जिनके मोलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है, वो बाहर ज्यादा जाएगा, तो बाहर जो होगा ये ज्यादा होगा, और इन दोनों का सम भी 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, इन दोनों का भी मैथमेटिकली ऊपर वालों का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा 1 होता है, तो यहां भी आप कह सकते हो कि ये इससे ज्यादा है। तो कुल मिला के हम बात करेंगे कि ये ज्यादा यहां रहेगा और यहां कम रहेगा। तो अगर मैं कम वाले को एक्स ए डैश को लेस और एक्स ए वाले को हाई कर दूं, तो ये वैल्यू हमेशा देखो ये कम होगी ये ज्यादा होगी। जैसे 3 को 5 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 1 से कम ही आंसर आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन 1 से ऑलवेज कम रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ऊपर वाली कम है।
नेक्स्ट चलते जाओ। सर फोर्थ भी बता दीजिए एक बार। फोर्थ यही वाला नहीं था क्या, एक्स से एक्स भी जो भी किया है मैंने? यस सर, ये ये fourth आपने है? फोर्थ बताया है। हाँ फोर्थ, सॉरी सर फिफ्थ। फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला थ्योरी से है बेटा, फिफ्थ वाला जो मुझे दिख रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सचर अनदर लिक्विड इज बी एक्स ए, यही वाला है ना। इफ एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर इन Yes. इक्विलिब्रियम, ये वाली चीज पूछ रहा है, ये वाली वेपर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वाई ए इज इक्वल टू क्या, वेपर कैसे निकालते हो डाल्टन से, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर। अब जो सिंबल जैसे जैसे वो कह रहा है वो लगा दो। वो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन आइडियल मिक्सचर विद अनदर लिक्विड बी इफ एक्स ए डैश इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर इन इक्विलिब्रियम। इस वाई ए को उसने कह दिया एक्स ए डैश, ले लो आप, ले लो एक्स ए डैश, पी नोट ए ही रहेगा। और जो अंदर है उसको क्या कह रहा है वो, मोल फ्रैक्शन लिक्विड इन आइडियल मिक्सचर अनदर लिक्विड बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इन आइडियल मिक्सचर विद अनदर लिक्विड बी इज एक्स ए एंड इफ एक्स ए डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वेपर, ठीक है। और यहां पर जो आ जाएगा वो एक्स ए आ जाएगा, उसको एक्स ए ही कह रहा है, पीटी आ गया। अब निकालना क्या है आपको, सीधा फार्मूला निकालना है किसका, टोटल प्रेशर का। तो पीटी इधर ले जाओ, एक्स ए डैश इधर ले जाओ, तो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन एक्स ए डैश आ जाएगा। सर फार्मूला बताना है, सिर्फ फार्मूला। नेक्स्ट बोलते जाओ, 6 से लेके 8 तक। सिक्स से 8 तक किसी का प्रॉब्लम? 6 to 8 नो रिस्पॉन्स देते जाओ बेटा, पता लगता जाए मुझे, क्योंकि मेरे सामने नहीं हो आप, मैं देख सकूं आपको। नहीं है 6 से 8 किसी का? सर नहीं है। नो सर। 10 तक किसी का लास्ट? सर 10 क्वेश्चन देना नंबर प्रॉब्लम इसमें आप? क्वेश्चन नंबर 9। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन टोलिन इतना, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन वेपर प्रेशर इन कंटैक्ट इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। इक्विमोलर होता है तो मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बेंजीन इक्विमोल दोनों के बराबर मोल है, तो मोल फ्रैक्शन भी आधा आधा आ जाएगा। एक्स बेंजीन और एक्स टोलिन दोनों ही 0.5 हो जाएंगे। अब इसमें कहता है दोनों के प्रेशर दे रखे हैं आपको, पी नॉट ए, बेंजीन सपोज ए ले लेते हैं, बेंजीन का 160 टॉर दे रखा है। ये बहुत इजी प्रॉब्लम थे, ऐसे करवाए थे, होने चाहिए थे बेटा। क्या मिसिंग हो रहा है ध्यान करो, 60 टॉर ये हो गया, ये तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था। अब इसमें कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन वेपर फेज, तो वेपर फेज को वाई ए मान के ही तो कर रहे थे आप, तो टोलिन का निकालना है तो टोलिन का निकाल लो, बी टोलिन पूछ रहा है वो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन वेपर फेज वाई बी, तो इसका क्या बन जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन जो आपका है टोटल प्रेशर, तो ये निकालेंगे। अब हमारे पास पी नॉट बी है, एक्स बी है, टोटल प्रेशर नहीं है, तो टोटल प्रेशर दोबारा निकाल लेते हैं हम, पी नॉट बी एक्स बी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब टेस्ट करें तब अच्छे से करना। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कर लोगे आगे बेटा। यहां से
वैल्यू पुट कर लोगे ये पी नॉट बी का ये रहा 60, एक्स बी का 0.5, नीचे फिर पी नॉट ए 160 इंटू 0.5, उसमें प्लस कर देना ऊपर वाला 60 इंटू 0.5, तो वाई भी आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। चले आगे चले बेटा। हैं? क्या कह रहे हो भैया? सर फर्स्ट और सेकंड डीपीपी का डिस्कशन नहीं होगा? फर्स्ट और सेकंड का किया तो था बेटा पिछली क्लास में, लेकिन आपने नहीं किया होगा, तो अब लास्ट में पूछना आप। समझ गए? ये तो इसी में पूरा चैप्टर चला जाए, टाइम चला जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या? पिछली क्लास में पूछा था ना डीपीपी, जैसे आज कर रहा हूं, किया था ना पिछली बार, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में करना है। सिस्टम से चलो ना, काम सिस्टम से होगा। ऐसे आपने एक पूछा, आप मान लो इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई दूसरा कहेगा सर मुझे बताना जो पिछले 3 दिन पहले डीपीपी किया था उसका, ये फिर काम ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है? जो क्वेश्चन पूछने हो लास्ट में पूछ लेना, या फिर भी और पूछने हो तो वो मैडम को कह देना, वो आपको ना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां पे मेरे को भेज देना, तो सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलें आगे। यस सर। चलो बच्चों, फिर आज का टॉपिक हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब देखो बेटा, फिर मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं कि जो आज मैं डीपीपी दूंगा पिछले टॉपिक की, वो आप अच्छी तरह टॉपिक पढ़ के अब नेक्स्ट क्लास में पहले वो पूछना, पैरेलल चलना। ठीक है? नेक्स्ट चलो, आज का टॉपिक हम कर रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, उसमें हम पढ़ते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर? क्या हो रहा बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी सर। स्क्रीन सिर्फ आपको नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है स्क्रीन? यस यस सर। यस बेटा आपका सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चेक करो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे ए बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब दो का बना हुआ। ए बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, having same composition in liquid phase and vapor phase. A binary mixture having same composition in liquid phase and vapor phase and boil at constant temperature. Boil at constant temperature is known as azeotropic mixture. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं हम? कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कोई भी दो लिक्विड मिला दें, अगर दोनों लिक्विड जो है उनका वेपर और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम हो जाए, मतलब दोनों एक साथ ही बॉईल हो जाएं। ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किसी भी जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किसी भी लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं, लेकिन उससे उसकी पहचान होती है किसी एक लिक्विड की। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इथाइल अल्कोहल का जो होता है वो 76 मतलब 80 के आसपास होता है। दोनों का पार्टिकुलर है, लेकिन दोनों को एक कंपोजिशन में मिक्स कर दिया जाए, पार्टिकुलर कंपोजिशन पे, हर एक पे नहीं, पार्टिकुलर कंपोजिशन पे, तो दोनों एक साथ बॉईल हो जाएंगे। दोनों का यानी कि मिक्सचर का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ऐसा मिक्सचर जो बनता है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और इस मिक्सचर पर क्या होगा? सो बोथ लिक्विड ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बेटा बात पूरी करने दो। सो बोथ लिक्विड ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं तो दोनों को अलग अलग बॉईल करके हम अलग कर सकते थे, लेकिन उनका एक पार्टिकुलर कंपोजिशन आएगा जिस कंपोजिशन पर दोनों एक साथ बॉईल हो जाएंगे। वो जो पॉइंट होगा उस टाइम पे उसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीजों का एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसलिए उस पॉइंट पे बॉईल करोगे तो दोनों बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। किसके थ्रू? डिस्टिलेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। कब? जब वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर? ए बाइनरी मिक्सचर, दो चीजों का एक मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम आएगी। देन आप उन दोनों को बॉयल एक साथ कर लोगे, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर है तो ऐसे जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा तब आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ बेटा आप बोलो, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट और सेकंड डीपीपी डिस्कस नहीं हुई। फर्स्ट और सेकंड आपके डिस्कस नहीं हुआ? नहीं कोई हुई बात है। नहीं, लास्ट में बात करते हैं। नहीं डिस्कस सर, करते हैं। हमारे बैच में। ओके सर। अच्छा आपके बैच में नहीं हुआ तो करवा दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलेंगे? बाइनरी मिक्सचर ऑफ, बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। अब ये बाइनरी मिक्सचर जो है फिर आपके दो टाइप के होंगे। जो एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर बनाए हैं आपने, ये फिर आपके दो टाइप के होंगे। कैसे दो टाइप के होंगे? इसका मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन में नहीं बनता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बनता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक आपने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन और एक पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स जो होगा वो फिर दो टाइप के करेंगे। एक हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक पढ़ा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप की, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा करेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दो टाइप के डेविएशन, दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेंगे। ये दो टाइप के कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे? देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखना हमें। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा होता है? जिसमें राउल्ट से, जितना राउल्ट ने बोला था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या बोलोगे? ए या एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग वेपर प्रेशर greater than vapor pressure of both pure liquid। इसकी पहचान क्या होगी कि अगर मान लो दो लिक्विड मिला दें और जितना राउल्ट वेपर प्रेशर बता रहा है वो तो कहता है हमेशा दोनों की लिमिट के बीच में होगा। जैसे एज आई सेड यू इन लास्ट क्लास कि सपोज वेपर प्रेशर एक का 100 mm है, दूसरे का 200 mm है, और आइडियल सॉल्यूशन होगा तो टोटल दोनों के बीच में रहना चाहिए वेपर प्रेशर। लेकिन अगर प्रैक्टिकली दोनों के बीच नहीं, दोनों से ज्यादा बन रहा है तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग वेपर प्रेशर ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ प्योर लिक्विड। सो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो हैविंग बॉइलिंग पॉइंट lower than that of boiling point of both pure liquid। तो ऐसा जो होगा, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, उस पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है उनका वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा आ जाएगा तो वेपर प्रेशर तो बढ़ जाएगा बट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो उसको हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बोल सकते हैं।
तो कैसे, प्रैक्टिकली आपको कुछ एग्जांपल याद करने होंगे। भाई किसको बोलोगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप? जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल शेयर करते हैं अपने। जैसे एथेनॉल है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा एथेनॉल और वाटर एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसीलिए इनमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ये कब आता है? ये हर जगह पे नहीं होगा, एक पार्टिकुलर जो होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कंपोजिशन होगा। जब ये हमारे पास 94.4% एथेनॉल हो और वाटर बाकी रह जाए, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 5.6% वाटर होता है। तो इस कंपोजिशन पर ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करते हैं। कैसे? अगर हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पता करें तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट, एथेनॉल याद नहीं है तो थोड़ा याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो आइडिया भी रहता है कि भाई वेपर प्रेशर तो H2O का ज्यादा होता है, कम होता है, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जिसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी वेपर प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल आप पढ़ते हो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। लेकिन आप एथेनॉल का देखोगे तो इसका 76 या अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूं तो 351.5 केल्विन होता है। इसका 373 केल्विन, इसका 351.5 केल्विन। अब ये क्या, इन दोनों को इस कंपोजिशन पे मिक्स कर दिया जो आप देख रहे हो कि एथेनॉल 94.4% डाल दिया और वाटर 56% डाल दिया। तो अब क्या होगा, जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मिक्सचर का, वो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से। और वो कम कितना आता है? 350। तो इस 351 केल्विन पर। तो इस डेटा को देख के भी आप दिखा सकते हो कि भाई जो ये चीज होता है, इसके अंदर ऊपर डेफिनेशन में देखो क्या बोला हमने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन से होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में ऊपर पढ़ा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग वेपर प्रेशर ग्रेटर देन दैट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ प्योर लिक्विड। दोनों प्योर लिक्विड से जिसके वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहे हो, और वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट कम दिख रहा हो, दोनों से कम दिख रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें, पहले मैं इसी का एग्जांपल देख रहा हूं, मैं इसी को बता रहा हूं आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को। तो सपोज हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज यहां पर एथेनॉल ले लेते हैं इस साइड में, C2H5OH, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहले मैं वेपर प्रेशर का डायग्राम बना देता हूं। इधर लेते हैं वेपर प्रेशर, लास्ट क्लास में जो बनाए थे उसी की हेल्प लेते हैं। इधर ले लेते हैं कंपोजिशन, मतलब मोल फ्रैक्शन, और इधर एथेनॉल के लिए बनाते हैं, इधर H2O के लिए बनाते हैं। यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ पर एथेनॉल को सपोज हम वाटर को सपोज हम प्योर बना रहे हैं, यहाँ पर एथेनॉल को A ले लेते हैं 1:1। तो अभी देखो दोनों के मॉलिक्यूल में वेपर प्रेशर देखना है, दोनों के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन H2O के अंदर ज्यादा है तो इसकी वेपर कम बनेगी, इसका वेपर कम बनेगा। तो इसका वेपर अगर कम बनेगा तो इसका हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर सपोज यहां बना रहे हैं, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है तो ये ज्यादा है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये स्ट्रेट लाइन आती जैसे पिछली क्लास में पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा कि ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके आ गया। तो ऐसे करके ये ग्राफ आ गया। अब ये तो वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया, और ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, तो अब इसको हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं। इसी ग्राफ को बॉइलिंग पॉइंट का लेते हैं हम। तो बॉइलिंग पॉइंट का लेंगे तो इसी ग्राफ को जो आपको अपर दिख रहा है वो आपका डाउन हो जाएगा, यही ग्राफ। इस साइड में आपने एथेनॉल रखा, इस साइड में आपने वाटर रखा जिसका मोल फ्रैक्शन कंप्लीट है। यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये देखो अभी वाटर का हमने लिखा था ज्यादा 373 केल्विन, और एथेनॉल के केस में हमने लिखा था 351
1.5 केल्विन। और इनका देखो, अब वेपर प्रेशर ऊपर जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाएंगे, ऐसे पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर आप देखोगे तो एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा आपको। इस बॉइलिंग पॉइंट को हम इस जगह पे मिनिमम आ रहा है, और ये कंपोजिशन नोट करेंगे तो यहाँ एथेनॉल जो होगा वो 94.4% आएगा, और वाटर, एथेनॉल इतना है तो वाटर बहुत कम है, वो 5.6% आएगा आपका। और इस ग्राफ को जो हम बोलेंगे, ये बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में अब अगर मैं दो लाइन बनाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। अब सपोज इस लाइन को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, अब मैंने इसमें जोड़ दिया। जो ऊपर वाली लाइन है वो वेपर को शो कर रही है, ये जो है वेपर, ये वेपर। ये नीचे वाली लाइन जो है ब्लैक वाली, ये लिक्विड को शो कर रही है। तो इस पॉइंट पे देखो वेपर और लिक्विड दोनों एक जगह टच कर रहे हैं, तो वेपर और लिक्विड एक जगह है। तो यहां पर कंपोजिशन दोनों का सेम है, वेपर और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन सेम आ रहा है। दोनों का कंपोजिशन यही होगा, वेपर में भी 94.4% और 56%, और आपका लिक्विड में भी इतना ही परसेंट रहेगा। तो यही, अब डेफिनेशन पे दोबारा चले जाओ तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखो हमने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में क्या बोला, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में मैंने डेफिनेशन दिया। क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड या बाइनरी लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज एंड बॉयल एट सेम टेम्परेचर। ये सेम टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकली निकालोगे तो ये 351 केल्विन आएगा। इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर में जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो रहा है, ऐसा पॉजिटिव डेविएशन में होगा, तो इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलेंगे। या इन अदर वे यू कैन से दैट a mix 94.4% ethanol and 5.6% water mixture both are boiled at same temperature. That temperature is the minimum from both the boiling point and is considered as 351 Kelvin. That is the minimum boiling azeotrope. तो इसको हम minimum boiling azeotrope बोलेंगे। कोई डाउट बेटा इसमें? सेम ऐसे ही हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप करना है। फिर बोर्ड में सीधा सीधा एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर पूछा जाएगा, और कंपटीशन में ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे, क्या इक्वल होता है वेपर प्रेशर, या न्यूमेरिकल बना के पूछेगा जिसको आईक्यू से सोल्व करना होगा। चले आगे। अब इसी बात को अगर हमें जो है दूसरे वाले पॉइंट पे करना है, सपोज ये हमने किया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो क्या होगा, सारा डिफाइन वैसे ही करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप डेफिनेशन वैसे ही रखो जैसे उसका रखा था। क्या बोलोगे? एन मिक्सचर या एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर and azeotropic mixture having, अब ये मिनिमम दिखाना है आपको वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग वेपर प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ both liquid, so having boiling point higher than that of boiling point of both liquid is known as मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिलेगा। इस बार जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो
नेगेटिव डेविएशन वाला मिलेगा। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी याद कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल HNO3 और वाटर। लास्ट क्लास में किया था, HNO3 को वाटर के साथ मिलाएंगे तो इसमें वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में कम बनेंगे, इसलिए आपने बोला था नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। नेगेटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होते हैं किसी पॉइंट पर, वो जो पॉइंट होगा वो एजियोट्रोपिक होगा, लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कैसे दिखाओगे कि इसका क्या परसेंटेज होता है? इसका 68% जब HNO3 32% वाटर के साथ कंबाइन करते हो तो इसका अकेले का बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अकेले का वाटर का देखते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर। लेकिन इन दोनों कंपोजिशन में इसको मिक्स कर दिया आपने तो इनका जो टोटल आएगा, मिक्सचर का जो आएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट आता है इन दोनों से ज्यादा आता है, 80 से भी और 100 से, और ये आता है 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप ग्राफ दिखाना चाहो तो यहां आपने सपोज HNO3 रखा और इस तरफ आपने मोल फ्रैक्शन जो रखा वाटर का रखा, तो देखो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका 80 है, तो ये ऊपर और ये नीचे, ये टेम्परेचर ले रहा हूं मैं और इधर मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं। तो इधर ये टेम्परेचर इसका 80 कम, इसका 100। अब इसको वैसे अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो स्ट्रेट लाइन जाता है इसका, लेकिन ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, ये नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर नीचे बनेंगे लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 68% पर अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर ये मैक्सिमा शो करेगा, यहाँ पर 68% बिल्कुल मिडल करता तो आपका HNO3 की तरफ रख रहा हूँ, इसका मतलब HNO3 ज्यादा है, 50 से 50 से ज्यादा है। तो ये जो ग्राफ बना है तो इस पॉइंट पे फिर आप बाद में ऐसे मिला दो दो पॉइंट को, इस पॉइंट पर ऐसे कर दिया करो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमा दिख रहा है, दैट इज द नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी और कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हाट इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर? टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। So azeotropic mixture, the mixture of two liquid which boil at same temperature, and at this point composition of liquid and vapor is same, so both component cannot be separated by distillation। फिर इसके दो टाइप्स हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउट लॉ से, उसका वेपर प्रेशर हाई होता है इसलिए वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जैसे एग्जांपल हमने देखा एथेनॉल एंड वाटर। और जो दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वेपर प्रेशर का, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेगा। दोनों के एग्जांपल डेटा याद हो जाए तो बेस्ट है, उस जैसा तो कोई है नहीं, बट थियोरेटिकली याद हो जाए तब भी ठीक रहेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? देखो अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, कई बार न्यूमेरिकल लिख के दे देता है लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। सपोज मैं लिख दूं आपको इक्वल मोल ऑफ टू लिक्विड A and B are mixed, equal mole of two liquid A and B are mixed. Vapor pressure of pure A is 100 mm and pure B is 200 mm रेस्पेक्टिवली, दोनों का बता दें। टोटल वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इज 220 mm. Provide the types of solution. Provide the types of solution.
आपको कह रहा है कि इक्वल मोल है और 2 लिक्विड ए एंड बी एंड मिक्स किया आपने। वेपर प्रेशर जो प्योर ए का दे रखा है आपको 100 mm, बी का दे रखा है 200 mm, टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है 220 mm। प्रोवाइड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ऐसे सॉल्यूशन को देखो हम कैसे करेंगे। देखो पॉइंट तो सीधा सा बना हुआ है, अब इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा। तो आपका आईक्यू इतना फास्ट होना चाहिए कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो किसी भी कंपोजिशन में मिलाऊं तो इनका वेपर प्रेशर 100 और 200 के बीच में आता ना बेटा। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो एक का 100 है दूसरे का 200 है तो दोनों लाइन के बीच में आता। आइडियल राउल्ट फॉलो होता तो 200 के बीच में आता, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है। दूसरी बात है कि आ कितना रहा है आंसर 220, जो 100 से भी ज्यादा है 200 से भी ज्यादा है। जब दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर आता है इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सीधा आंसर आ गया। सीधा आंसर लिख सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है जितना राउल्ट बता रहा है उससे 220 आ रहा है, तो इट मीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो सोल्व ही नहीं करना होगा, देखने में ऐसे लग रहा था जैसे न्यूमेरिकल है, काफी सोल्व करना पड़ेगा, तो कई बार ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, पॉजिटिव डेविएशन विद पॉजिटिव डेविएशन। इसी टाइप से अगर यही आंसर में कहता कि 80 बन रहा है, ये 80 तो 80 बन रहा है, देखो 100 और 200 दोनों से ही कम बन रहा है, तो इसी का आंसर आ जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकली आता कि भाई न्यूमेरिकली ये आता कि भाई इसका आंसर जो आ रहा है कुछ बीच में से दे दिया, जैसे 150 या 200 दे दिया या 150 दे दिया, तो 150 100 और 200 के बीच रेंज में आ रहा है, तो हम कैलकुलेट करते राउल्ट को लगा के देखते। अब लगा के भी देखते हैं, दोनों चीज से कंफर्म करते हैं, क्योंकि चीज जब तक पूरा पोस्टमार्टम नहीं हो जाए आपने नहीं छोड़ना। तो जैसे देखो अब आपके पास अगर वैसे अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता, सिंस अगर राउल्ट फॉलो होता तो क्या आता टोटल प्रेशर, फार्मूले के अकॉर्डिंग आता, पीटी इज इक्वल टू, जैसे पिछली बार एक बच्चा एक बॉयज पूछ रहा था ना कि सर ये इसमें जो होगा इससे कम या ज्यादा आएगा या इस रेंज में रहेगा, तो अगर राउल्ट फॉलो होगा तो ये फार्मूला लगेगा हमारे पास। दोनों के इक्वल मोल हैं तो मोल फ्रैक्शन 0.5 आ जाएगा, तो टोटल प्रेशर आना कितना चाहिए था राउल्ट के अकॉर्डिंग, P0 A 100। देखो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 0.5 ये 0.5 ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा। लेकिन फिर भी आप जब तक प्रैक्टिस करते हो, जब तक न्यूमेरिकली करोगे तो हैबिट बन जाएगा। जब 4-5 चैप्टर कर लोगे फिर तो जल्दी होने लग जाएगा। तो 0.5 × 0.5 तो सोल्व करोगे तो कितना आ गया बेटा, ये 50 और ये 100, तो देखो कितना आया 150। अगर राउल्ट को फॉलो करता तो इसका आंसर आना चाहिए था 150, और 150 जो आता दोनों की रेंज के बीच में आता। 150 जो है वो हमारा जो दिए हुए हैं गिवन वैल्यू वो दोनों के बीच में आ रहा है, ये 100 और 200 के बीच में आ रहा है। इट मींस अगर बीच में आता तो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसने तो कहा है कि भाई ये इतना निकाला नहीं, उसने तो कहा कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया है, प्रैक्टिकल किया तो हमारा इतना आया, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन था ही नहीं। और कितना आया, दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा है तो डायरेक्ट हमने कह दिया पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर कम आता तो नेगेटिव डेविएशन। और यही बात हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कह सकते थे। बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा देखना है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम आ जाता तो पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा आ जाता क्योंकि मैक्स पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट होते हैं। कोई डाउट किसी को बेटा यहां तक? चलो आगे, बोलते जाओ बच्चों, रिस्पॉन्स करते जाओ। यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है, मैं अब देखो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एक पॉइंट स्पेशली कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, अब नेक्स्ट वाला स्पेशली कंपटीशन के लिए है, राउट से रिलेटेड ही है। इसको हम ये हेडिंग दे रहा हूं मैं, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट वेपर एंड लास्ट वेपर। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट वेपर बनती है, उसका वेपर कंपोजिशन क्या होता है, ए और बी कितना होगा, और लास्ट वेपर में क्या होगा। थोड़ा सा बच्चों समझना, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा मैं
पीछे ले जाता हूँ, जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने बोला कि हमारे पास लिक्विड है दो, सपोज लिक्विड ए है और बी है। अब ये वेपर बनती कैसे है, इसको जरा रियलाइज करना। जैसे ही आपने यहाँ लिक्विड रखे और बी मिक्स किया तो उसकी कुछ वेपर बन के बाहर जाएगी, बाहर के प्रेशर डिसाइड करेगा, बाहर के प्रेशर को रिड्यूस करेंगे हम, मतलब खाली कर दें ये जगह, तो ये जैसे जगह खाली होगी तो यहाँ का कुछ लिक्विड ए और बी दोनों का बाहर जाएगा और ए और बी की वेपर बनेगी। लेकिन ये कभी देखना, कभी ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकली, क्योंकि जैसे आई एम शेयरिंग विद यू ए स्पेशल केस फॉर कंपटीशन, कि आपने कभी पानी को बॉयल होते हुए देखा है? तो पानी सारा एक साथ थोड़ी उड़ता है बच्चों। पानी क्या होगा, उसकी वेपर पहले कुछ ड्रॉप बाहर आएंगी, फिर कुछ ड्रॉप आएंगी, फिर कुछ ड्रॉप आएंगी। जो फर्स्ट टाइम में बाहर लिक्विड ए और बी का, सपोज मैंने कहा कि यहाँ एक्स ए पड़े थे स्टार्टिंग में और एक्स बी थे, यहाँ उसमें से कुछ पार्टिकल ए और बी के आके यहाँ आ गए, तो इसको हमने जो अभी तक पढ़ रहे थे वो हम कर रहे हैं फर्स्ट ट्रेस। ये स्पेशली कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, आए तभी करना, अदरवाइज सिंपल आपकी प्रॉब्लम राउट से हो जाएंगी। अगर इस लेवल पर प्रॉब्लम पूछा जाता है तब देना। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेपर बन गई। तो फर्स्ट वेपर के लिए सिंपली जो आप पहले कर चुके हो राउट का, वही फार्मूला लगाओगे। सपोज यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन वाई है और बी का वाई बी है, तो जो आपने पढ़ा वो लगा दोगे, वाई ए अपॉन वाई बी, अब पी ए अपॉन पी बी, या पी नॉट ए एक्स ए, जो पढ़ा आपने अब तक जो पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन में क्या है कि उससे आगे भी बढ़ना होता है हमें, वो लगा दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेपर। अब मैं आपको बोलूं, और ये वाला जो मोल फ्रैक्शन कहाँ यूज होगा, टोटल प्रेशर में, क्योंकि इस लिक्विड से बनाई है आपने ऊपर, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब जरा समझना, ध्यान देना बेटा। अब मैं कह दूं कि ये वेपर बनाते गए सारी वेपर बाहर इकट्ठा होगी, मतलब लिक्विड सारा वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है और थोड़ा सा लिक्विड लास्ट में रह गया, और वो लास्ट लिक्विड लास्ट वेपर बनाने जा रहा है। लास्ट लिक्विड ये आपकी लास्ट वेपर बनाने जा रहा है। तो मैंने करता करता ऐसे चला गया, लास्ट के लिए आ गया, लास्ट वेपर ट्रेस फॉर्मेशन पे आ गया सपोज। तो लास्ट में आऊंगा तो क्या होगा, जैसे लास्ट ये थोड़ा सा लिक्विड रह गया था ए और बी का, अब ये भी बाहर जाएगा, बाहर सारी वेपर पहले बनी, दूसरी बनी, ऐसे बनता चला गया। अब ये लास्ट लिक्विड भी यहां से इधर आ जाए, तो आप एज्यूम कर सकते हो जब ये भी यहां पहुंच जाएगा तो ये वाली चीज और जो स्टार्टिंग में ली थी ये बराबर आ जाएगी। इसका मतलब लास्ट में बनने पर लास्ट वाली ट्रेस को जो लिक्विड बना रहा है वो ये है। अब ये कितना है ये नहीं पता, सपोज ये था लिक्विड, बाकी बच गया हमारे पास एक्स ए डैश एक्स बी डैश, और जैसे ये बाहर पहुंचेगा इसके बाहर सारी की सारी वेपर जो पहले लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने कह दिया सपोज वाई ए और वाई ए डैश वाई बी डैश। अब ध्यान रखना, अब भाई ये देखो जो स्टार्टिंग में एक्स ए एक्स बी था ये भी बाहर चला जाएगा, तो लास्ट वाला भी, तो ये एक्स ए एक्स बी तो है जो पहले सारा लिक्विड था, और लास्ट वेपर बनने के बाद वो सारा का सारा लिक्विड वेपर बन गया, सारा का सारा लिक्विड हमारा वेपर बन गया। तो उस लिक्विड को ये, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, वाई ए। अब जब ये भी इधर चला जाएगा तो लास्ट ट्रेस है ये, लास्ट ट्रेस का मतलब ये भी इधर पहुंच गया, तो वाई ए डैश वही है जो स्टार्टिंग में एक्स ए लिया था आपने इनिशियल, वाई डैश बी वही है एक्स बी लिया था आपने जो। तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो कि एक्स ए डैश निकालना है आपको, या ये कहें ये निकालना, वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश पी नॉट ए, और उसको बनाने वाला एक्स ए डैश पी नॉट बी एक्स बी डैश। अब सारा कंफ्यूजन हम इस खत्म कर देते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला ही बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा हमें काम नहीं आएगा, हमें लास्ट वेपर करने में मेडिकल लेवल पर आएगा तो कंपोजिशन आएगा। तो वाई ए डैश वाई बी डैश को क्या लिख सकते थे, एक्स ए अपॉन एक्स बी को मैं सीधा लिख रहा हूँ, जो एक्स ए इनिशियल होगा ए का, एक्स बी इनिशियल होगा जो स्टार्ट में लिया था, पी नॉट ए एक्स ए फाइनल, पी नॉट बी
एक्स बी डैश फाइनल, ये लगा देना। तो आपको क्या याद रखना, ये तो हम पहले ऑलरेडी इधर वाला तो कर ही चुके हैं, फर्स्ट वेपर वाला, फर्स्ट वेपर जो आप पहले पढ़ चुके हो राहुल, वही है। एक्सक्यूज मी फर्स्ट सर, वेपर में आपने, एक्सक्यूज मी हाँ। सर, सर हाँ, ये बोलो। सर ये एक्स ए डैश क्या है? एक्स ए डैश, मान लो पानी, दो लिक्विड हैं ए और बी, वो बाहर जाते जा रहे हैं, तो लिक्विड फॉर्म में लास्ट में कुछ रह गया, अब थोड़ी देर के बाद ये भी वेपर बना रहा है, सपोज ये भी चला जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा ना, तो उस लास्ट ड्रॉप को बनाने वाला लिक्विड जो था वो कितना है, वो सपोज एक्स ए डैश और एक्स बी डैश है। जब ये लिक्विड भी बाहर चला जाएगा तो लास्ट ट्रे वेपर की बन जाएगी बाहर वाली, तो वो एक्स ए एक्स बी डैश है, लास्ट ड्रॉप को बनाने वाला लिक्विड, ये है लिक्विड which form last vapor। तो सर आपसे मतलब, हाँ बोलो। सर फिर बोलो। वाई डैश क्या है? मतलब ये लास्ट जो जब एक्स लिक्विड, डैश है वो लास्ट वेपर है, तो हाँ, वाई डैश में जितनी मतलब वेपर, वाई ए डैश लास्ट वाला नहीं, जितना इकट्ठा हुई है पहले से लेके लास्ट तक, जितनी वेपर इकट्ठी हुई है, लास्ट वेपर होने से जस्ट पहले, हाँ, लास्ट वेपर होने से तक, लास्ट मतलब इस, ये जो आपने वेपर देखना है बाहर का सीन लास्ट का है। अच्छा ओके। ये वाई ए डैश वाई बी डैश जब लास्ट भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कहने का मतलब सारा का सारा लिक्विड जब वेपर में आ जाएगा वो है ये वेपर, वाई ए डैश वाई बी डैश। इसीलिए तो हमने वाई ए डैश को किसके बराबर लिख दिया, एक्स ए, जो स्टार्टिंग में एक्स ए था वो वाई डैश है, सारी वेपर बन गई। जो स्टार्टिंग में एक्स बी लिक्विड था, ये वाला एक्स बी, यहाँ देखो ये एक्स ए एक्स बी सारा निकल के बाहर जाएगा, तो बाहर वाला एक्स ए एक्स बी तो वाई ए वाई बी हो जाएगा। बट एनीवे, अगर किसी बच्चे को फिर भी अंडरस्टैंडिंग में, इफ एनीबॉडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन आपको ये एडवाइजेबल है, ये फार्मूला याद कर लेना, लास्ट ट्रेस आ जाए तो क्या, एक्स ए डैश इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्स बी डैश इनिशियल इज इक्वल टू पी डैश ए, और मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार नीचे, और क्लियर कर देता हूं इसको। आपसे कभी भी ये पूछा जाए, नोट लिख देता हूं यहां पर, नोट composition of A and B liquid, इसको A and B liquid which form last trace of vapor। जब भी ये पॉइंट कहीं दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ऐसे कर लेना, एक्स ए इनिशियल डिवाइडेड बाय एक्स बी इनिशियल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था, इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यहां भी एक्स ए मान लो, एक्स ए फाइनल डिवाइडेड बाय पी नॉट बी एक्स बी फाइनल। क्या डैश लगाना है तो डैश लगा। इसमें आपको क्या निकालना है, ये वाला लिक्विड के अंदर जो है वो ये जो मैं हेयर जो एक्स ए डैश फाइनल एंड एक्स बी डैश फाइनल है, ये क्या है, फाइनल लिक्विड कंपोजिशन। आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो कि भाई ये फार्मूला मुझे यूज करना है अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलता है। अदरवाइज आपका काम एनसीईआरटी बेसिस पर या थोड़ा सा आप नीट लेवल तक आगे चल जाएगा। ये कभी कभार
पेपर जब हार्ड बनते हैं, जैसे अब नीट और एम्स कंबाइन कर दिए हैं, तो उस केस में आपसे ये लास्ट ट्रेस वर्ड आ जाए, एक प्रॉब्लम भी अभी करवा दूंगा, लास्ट ट्रेस आ जाए तो ये फार्मूला आपने यूज करना। क्लियर बेटा? यस सर। एक प्रॉब्लम देता हूं, देखो इस पर, और क्लियर हो जाएगा उससे। सर क्वेश्चन बता दीजिए। ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कर रहा हूँ। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ benzene is 0.12 torr and toluene is 0.04 torr. If 1 mole of each is mixed, vapor pressure of benzene is 1.12 torr and toluene is 0.04 torr. If 1 mole of each is mixed,
then number 1, calculate vapor pressure of mixture to form first vapor. Second, calculate composition of vapor of फर्स्ट ट्रेस, दोनों की निकालनी है, कंपोजिशन का मतलब. थर्ड, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड विच फॉर्म लास्ट वेपर. अब देखो 3 टाइप का प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, 3 प्रॉब्लम दे दिया एक प्रॉब्लम में. मैंने कह दिया वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है आपका 0.12 टोर है, टोलिन 0.04 टोर है, और 1 मोल ऑफ ईच जो कर रहे हो आप, मिक्स कर रहे हो 1 मोल ऑफ ईच. पहले कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो. पहले इन जनरल जैसे अभी हमने पढ़ा, आप तब कैलकुलेट करो, मैं बता रहा हूं फिर आपको. हाँ, तो देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ फर्स्ट ट्रेस. फर्स्ट ट्रेस में प्रेशर निकालना है, तो सिंपल राउट लो जो आपने पहले काम किया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो पी नॉट ए कितना हमें दे रखा है, 0.12 टोर इंटू 1 मोल है, टोटल 2 मोल है, 1 + 1, प्लस दूसरा दे रखा है पी नॉट बी 0.04 इंटू इसका भी 1 मोल है, 1 + 1, तो टोटल प्रेशर आ गया 0.06. हाफ हो गया ये 0.02, तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.08 पॉइंट. और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको सही कर लो, टॉर में बहुत ऐसे वैल्यू जा रहा है, इसको बार में कर दो तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएंगी आपके पास.
आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सही कर दो, टॉर की बजाय इसको बार लिख दो। टॉर की जगह बार लिख दो तो प्रैक्टिकली सही वैल्यू हो जाएंगी। तो यहां पर भी हमारा आंसर बार में आ जाएगा, तो ये जो आपका है बार में आ जाएगा। अब फर्स्ट ट्रेस में टोटल प्रेशर आ गया। फर्स्ट ट्रेस में क्या कह रहा है, वेपर निकालो। तो सपोज इसका वेपर वाला हम वाई ए वाई बी लेके चलते हैं। वाई ए वाई बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। तो ये पी ए ही तो है, पी नोट ए एक्स ए पी ए होता है, पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी नोट बी एक्स बी जो इनिशियल वाला है। तो पी नोट ए एक्स ए, तो पहले वाला पॉइंट जीरो कितना आया था 0.06 और दूसरे वाला आया था 0.02। तो यहां से हमारे वाई ए वाई बी का फ्रैक्शन आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा ये 3:1। अगर वाई ए निकालना है सिर्फ आपको तो 3 है, टोटल कितने में से है 3 + 1 में 0.75 आ गया वाई ए, तो वाई बी भी निकल जाएगा। वाई आपका बी भी आ जाएगा 1 - 0.7। अब आपका जो लास्ट ट्रेस वाला था, अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना है बच्चों। लास्ट ट्रेस दिया था तो मैंने आपको बोला सिंपली लास्ट ट्रेस में लिक्विड में निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक्स ए इनिशियल एक्स बी इनिशियल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए फाइनल और पी नॉट बी एक्स बी फाइनल। ये जो एक्स ए है एक्स बी फाइनल ये वाला में निकालना होता है। ये एक्स ए इनिशियल एक्स बी इनिशियल तो हमारे पास है ही, दोनों के इक्वल इक्वल मोल लिए थे। तो सोल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स ए था इक्वल इक्वल मोल है तो दोनों को 1/1। तो ये हम लिख सकते हैं 1/2 पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है हमें 0.012, ये वैल्यू गिवन है हमें 0.04। ये कितना 0.12 था, 0.12 और 0.04। तो ये आ गया 1 इंटू एक्स, सपोज ये ले लेते हैं एक्स ए फाइनल, तो ये हो जाएगा 1 - एक्स ए फाइनल क्योंकि एक्स बी है। तो इससे सॉल्यूशन आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0.04 1 + 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ये आ रहा है 0.12 एक्स ए, ये 0.04, ये आ रहा है 0.04 एक्स ए। अब सोल्व कर लेंगे आगे 0.12 एक्स ए उधर ले जाओ 0.04 इज इक्वल टू ये 0.04 है 12 है 0.16 एक्स ए। तो एक्स ए इज इक्वल टू 0.04 1/4 मतलब 0.25 और एक्स भी आ जाएगा। ये एक्स ए कौन से वाले हैं, फाइनल वाले हैं, एक्स ए डैश जिसको कह रहे हैं। यहां पर आपने एक बार और रिपीट कर लेंगे, देख लेना कैलकुलेशन में कुछ। एक्स ए अपॉन एक्स बी इनिशियल जो स्टार्टिंग में था वो 1 आ गया, 1 ले रखा हमने 1। इधर पी नोट ए जो है आपके पास 0.12 है और ये 0.04 है, यानी कि 12/4 3/1 आ गया। एक्स ए एज्यूम कर लिया आपने लिक्विड का और एक्स बी है, इसको 1 - एक्स ए कर दिया तो 1। जैसे भी आप सोल्व कर लेंगे, जो इजी लगे उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तभी करना है लास्ट ट्रेस आपसे पूछी जाए। तो देखो बच्चों, पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दूसरा स्पेशली अगर आ जाए फर्स्ट ट्रेस लास्ट ट्रेस ऐसे वर्ड आ जाएं
तो उनका हमने कंपोजिशन कैसे निकालना, फर्स्ट लास्ट नहीं है तो सीधा आप राउल्ट लगा दिया करो। और इस टाइप से हम राउल्ट का लास्ट में अल्टरनेटिव एक मेथड करते हैं। तो इसको आप लास्ट में लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड पॉइंट, अल्टरनेटिव। सर हाँ सर ये 0.03 नहीं होना चाहिए। देख लेना बेटा कैलकुलेशन, यहां आ गया 1, इधर आ जाएगा 1, इधर कैंसिल करके देख लो, पहले 0.12 है, 0.043 हो गया ना, ये आ गया 3, ये एक्स ए, सपोज एक्स डैश से ले लेता हूं इसको, और नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस, ऊपर चला गया ये एक्स ए, तो इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस एक्स ए, और ये 3x से आ रहा है, तो ये x से इधर है तो 1 आके ऐड हो जाएगा, 4x से हो जाएगा, तो इतना ही आना चाहिए, x a इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेशन देख लेना बाकी आप, ठीक है। आपके कहाँ क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, वो क्या कह रहे हो आप, 3 आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, फार्मूला लगा के चेक कर लेना कैलकुलेशन। क्लियर, चले आगे बेटा। यस सर। देखो अब आता है अल्टरनेटिव राउल्ट लो। अभी तक राउल्ट लो क्या पढ़ रहे थे हम, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिला रहे थे। मान लो एक तो लिक्विड ले लें और दूसरा उसमें कोई सोल्यूबल सॉलिड मिला दें, नॉन वोलेटाइल, जो वेपर नहीं बनाता। तो अल्टरनेटिव राउल्ट लो किसके लिए, स्पेशली फॉर ए liquid containing non-volatile soluble solid solute, उसके लिए राउट लगाते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लेते हैं अपने पास वाटर का सॉल्यूशन है H2O, और उसमें शुगर डाल देते हैं अपने कुछ अमाउंट, शुगर, ग्लूकोज। तो शुगर जो है वो सॉलिड होता है और वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और ये हमारे पास लिक्विड है। तो ऐसा कोई लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ऐसा मिला दें, देन राउल्ट लो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो उसके लिए एक अल्टरनेटिव फार्मूला बन जाएगा, जिससे फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। जो आज न्यूमेरिकल दूंगा वो इस पे दूंगा मैं आपको। तो अब क्या है कि सपोज हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अगर प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर जो बना, वाटर वोलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर बना P0, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर शुगर डाल दी कुछ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था शुगर डालने पर अंदर का मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे कुछ वेपर वापस अंदर आ जाता है। ये कुछ शुगर डाल दी, ये मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इससे वेपर प्रेशर वाटर की जो है पहले से कम बन गई, पहले ज्यादा थी, सपोज ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि अब कोई इंप्योरिटी डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब ये बन गई सपोज PS। PS का मतलब क्या है, अब ये तो था प्योर सॉल्वेंट एक तरह से, आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, कुछ भी बोल दो। और जो PS है इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी वेपर प्रेशर है तो सॉल्वेंट का ही, तो आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि दूसरा तो वेपर बनाएगा नहीं इन सॉल्यूशन, या सीधा भी कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये ऑलवेज क्या होगा, PS कम पड़ेगा P0 से, क्योंकि वेपर कम होती है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा P0 में से PS इतना कम हो गया ये, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ ये भी देख सकते हो आप, पहले कितना था और कितना कम हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको भी लिख देते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 माइनस PS अपॉन P0। पहले P0 था, उसके रिस्पेक्ट में इतना कम हुआ है, तो इसका जो अभी हमने ये लिया
तो इसको आप जो ले सकते हो P0 माइनस PS, इसको आप लिख सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये सिंबल ध्यान रखना, P0 माइनस PS, वैसे डाउन हुआ है तो माइनस भी लगा सकते हो आप, तो माइनस का मतलब अपने आप ही लोअरिंग हो जाएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो लोअरिंग का मतलब माइनस अपने आप ही हो गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये निकाल सकते हैं हम कि कितना हम सोल्यूट डालें तो लोअरिंग कितना होगा। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होगा, जैसे आपने पिछला स्टेटमेंट पढ़ा, रिपीट कर रहा हूं जिससे याद हो जाए आपको वापस। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई किसी का भी वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इज इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जो भी लिक्विड हो प्योर, इनटू मोल फ्रैक्शन उसी लिक्विड का, मोल फ्रैक्शन उसी लिक्विड का, और किसमें, सॉल्यूशन में। ये लास्ट स्टार्ट यहां से किया था राउल्ट लॉ हमने, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखते थे। अब यहां पर देखो वेपर प्रेशर, इसी वाटर का वेपर प्रेशर हम देखते हैं तो अब हो गया PS, और PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का कितना होगा, P0, मोल फ्रैक्शन हो गया X सॉल्वेंट का। तो ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ जाए, ये तो पढ़ाई है हमने पहले, ये भी सही है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। बट अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरा फॉर्म करना चाहते हैं इसका, तो दूसरा फॉर्म निकालते हैं। देखो हम तो PS, ये इधर ले जाते हैं PS और P0 को, तो PS अपॉन P0, क्योंकि हमें वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहां हो जाएगा X सोलवेंट, तो X सोलवेंट को लिख सकता हूं 1 माइनस X सोल्यूट, क्योंकि दोनों का सम 1 होगा X सोलवेंट, तो 1 माइनस X सोल्यूट। तो X सोल्यूट है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, X को इधर ले जाता हूं सोल्यूट, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, PS अपॉन P0, 1 माइनस X इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो अब ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, X सोल्यूट इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। देखो एक नया फार्मूला बन गया, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0, इसलिए इसको अल्टरनेटिव राउल्ट लॉ बोल रहे हैं। X सोल्यूट, सोल्यूट की टर्म में आ गया। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 को हमने क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना सोल्यूट डालते जाओगे किसी लिक्विड के अंदर, जितना सोल्यूट डालते जाओगे उतना इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो आप इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फिर राउल्ट लॉ को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे सकता हूं मैं, अब क्या कह सकता हूं, सो if volatile liquid contain non-volatile solute, then relative lowering of vapor pressure, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये सारा P0 PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पहले सोलवेंट वर्ड था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये अल्टरनेटिव राउल्ट लॉ हो गया। If volatile liquid contain non-volatile solute, then relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in solution. Solution में कितना मोल फ्रैक्शन है उसका, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब आप न्यूमेरिकल अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो इस फार्मूले से भी बना सकते हो।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इस पे भी एक देखो प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। जैसे मैं लिखता हूं, हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added in, how much gram of glucose is added in 500 gram water solution to 1% decrease of vapor pressure. How much gram of glucose is added in 500 gram H2O solution to 1% decrease of vapor pressure? आपको वेपर प्रेशर 1% डिक्रीज करना। तो कैसे सोल्व करेंगे? अब हम इसको ऊपर वाले कंसेप्ट का हेल्प ले लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं इसको, सपोज मेरे पास वेपर प्रेशर जो पी नॉट था, परसेंट है तो 100% था, सपोज 100 था, तो उसमें डिक्रीज कितना हुआ 1%, तो चेंज कितना आया, यानी कि अब कितना रह गया 99, तो डिक्रीज है। डिक्रीज का मतलब पी नॉट माइनस पी एस, डिक्रीज आ गया आपके पास 1%, तो पी नॉट माइनस पी एस कितना आ गया 1, टोटल पी नॉट कितना लिया था आपने 100। अब फार्मूला लगाते हैं हम, अब इसका फार्मूला लगाते हैं, तो अब ये बेटर है ना कि ये फार्मूला लगा दें हम, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राउल्ट वाला ये लगा देते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस 1 आ जाएगा, ये आपके पास 100 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ग्लूकोज है उसके x ग्राम डिवाइडेड बाई 180, इधर सोल्व कर लेंगे x डिवाइडेड बाई 180 प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल करना है आपको। और वाटर देखो 500 ग्राम है, तो 500 डिवाइडेड बाई 80, तो हम यहां से सोल्व कर सकते हैं कि भाई इससे हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो सारी चीजें हैं, आपको x निकालना है तो 1/100 x बाई 180, x बाई 180 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम ले लोगे तो 180 आ जाएगा, ये x रह जाएगा प्लस, जैसे मर्जी सोल्व कर लो। इससे क्या होगा कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका और आगे कर लो सोल्व। तो ये कितना आ गया x प्लस ये 5000 आ गया, x प्लस 5000 इंटू 100x, तो 100x कितना आ गया जी 99x, तो x इज इक्वल टू 5000 अपॉन 99, 100 क्या तो अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम आ गया। तो आप अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो फिर आप इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। यू कैन सोल्व बाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट। हाँ बच्चों देखो, हमने टोटल यहां पर मैंने जो यहां भी सोल्व किया आपका टोटल आज जो मैंने पॉइंट किए हैं वो आपको 3 पॉइंट किए हैं कि भाई एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या आता है, कैसे सोल्व करते हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपका जो किया था वो किया था एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बाद कि अगर वेपर लास्ट ट्रेस बने तो उसका कंपोजिशन कैसे निकालते हो। फिर मैंने बोला कि राउल्ट लॉ का ही एक अनदर फॉर्म कि अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें तो आप कैसे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो।
ये प्रॉब्लम आप बनाना। कैलकुलेट डिक्रीज इन, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, पूछूंगा मैं, आप करके लाना। कैलकुलेट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर aqueous solution. Calculate decrease in vapor pressure of 1 molar aqueous solution at 370 डिग्री सेल्सियस। हिंट दे देता हूं, यहां पर 1 मोलर है, फार्मूला यही लगेगा P नोट माइनस PS एक्स सोल्यूट, और ये मोलरिटी M दे रखी है। तो जो फर्स्ट जो आपको लेक्चर बताया था, फर्स्ट जो पॉइंट बताया था 1 मोलर, जो फर्स्ट पॉइंट, उस मोलरिटी से पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेना, फिर फार्मूले में इसमें रखना है, यानी कि 2 फार्मूले यूज होंगे आपके। तो ये आपने करना है, ठीक है बेटा। तो हमने आज 3 पॉइंट पढ़े हैं, यहां तक आपका मैक्सिमम फर्स्ट जो पार्ट होता है सॉल्यूशन वाला चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब इसकी आज कुछ प्रॉब्लम दूंगा, तो इसकी प्रॉब्लम आपने करनी है। दूसरा, अभी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे कह रहे थे डीपीपी फर्स्ट एंड सेकंड का कुछ बता रहे थे कि आप लोगों का डीपीपी फर्स्ट एंड सेकंड अभी नहीं हुआ है डिस्कस। No, sir. नो सर। फर्स्ट एंड सेकंड आपका डीपीपी डिस्कस नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका पहले फर्स्ट एंड सेकंड डीपीपी डिस्कस करूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना उसका, एक भी डिस्कस नहीं हुआ, मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को एक डीपीपी करवाया है, किसी और बैच में करवाया क्या? आपका नहीं हुआ ना, सच बोल रहे हो ना? फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ। अच्छा, sir. दूसरा बेटा, ये 2 जो गर्ल्स हैं और 1 जो बॉयज है, यही बोलते रहते हैं, बाकी लोग भी किया करो भाई, काम करोगे तब मजा आएगा। काम नहीं करोगे तो कुछ दिन के बाद बिल्कुल बोर लगने लग जाएगा। ये ऐसे ही है, पढ़ाई करते रहोगे तो इंटरेस्टिंग आएगा, जब समझ आने लगेगी तो इंटरेस्ट है, समझ नहीं आने लगेगा तो फिर डिसइंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपका मैं डाल देता हूं अभी इसके अंदर आपका फर्स्ट और सेकंड डीपीपी, नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा। फिर अपने ऐसा करेंगे, सारे तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, फिर एक बार फर्स्ट ले लेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो मैं अभी आज दूंगा वो